जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जो भी स्टूडेंट 10वीं का एग्जाम इस बार देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में एकदम कंफर्म है कि इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखकर एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से याद कर लो। याद तो ज़रूर होगा, लेकिन वीडियो को एक बार देखोगे तो एक नहीं बल्कि पूरा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। एग्जाम में आएगा तो फटाफट टिक लगाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गंवाए आपका हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए भीमराव अंबेडकर की मृत्यु एक्चुअली में 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। 1956 में दिल्ली में हुई थी। अगर पूछेगा कि कहाँ हुई थी तो दिल्ली में बता देना, लेकिन अगर पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ तो जन्म पूछेगा तो बता देना 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर मृत्यु पूछा है तो 1956 देंगे, जो क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर देंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो दूसरा का आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर जी ही होंगे। यानी कि भीमराव अंबेडकर का यह मतलब कि रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है, कौन सी कहानी है? बहादुर, मछली, विष के दांत या फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो आपको देखना होगा कि ये जो नलिन बिलोचन शर्मा जी वो किस कहानी के रचयिता है। ठीक है, तो 3 का आंसर होगा विष के दांत। विष के दांत में मदन कासू के 2 दांत तोड़ देते हैं शहंशाह, उनकी लड़कियाँ, इन्हीं सब के बारे में चर्चा किया गया है इस कहानी में। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन उसी पार्ट से रिलेटेड है। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो आप लोग तो आसानी से बता सकते हो। सेन साहब विष के दांत पार्ट के प्रमुख पात्र हैं, तो सेन साहब विष के दांत पार्ट के प्रमुख पात्र होंगे। आंसर हो जाएगा C नंबर। ठीक है, याद रखना। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्यिक विद्या में है? भारत से हम क्या सीखें, किस साहित्यिक विद्या में है? तो मैं आपसे यही बात कहूँगा कि ये जो भारत से हम क्या सीखे, इस पार्ट के जो लेखक हैं उनका नाम है मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, जर्मनी में हुआ था। तो उनका यह भाषण है। क्या है? भाषण। यह निबंध कहानी नहीं है। भारत से हम क्या सीखे एक प्रकार का भाषण, यानी कि लेक्चर नहीं समझते हो, कोई क्लास में आया लेक्चर देकर चला गया। ठीक, वैसे ही दोस्तों आप भाषण समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई भाषण दिया। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया भाषण। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? कौन सी भाषा है जो सभी भाषाओं की अग्रजा भाषा है? तो आपको पता है ना, संस्कृत तो हमारी प्राचीनतम भाषा है, इनकी बहुत ही प्राचीन, कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, इनकी प्राचीनतम भाषा है। तो हम समझ सकते हैं कि इसका आंसर यही होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष उपस्थित किया। देखिए ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ है, उस पाठ में एक लड़की ने प्रश्न पूछी थी, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह लेखक से प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? तो छोटी बेटी ने, यानी कि एक लड़की ने यह प्रश्न पूछा था। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, नाखून मनुष्य का। अब बताइए तो नाखून मनुष्य का, आप ही बताइए। आप कहानी सुने होंगे कि आज से कई वर्ष पहले हम लोगों के पास कोई भी अस्त्र नहीं था, कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, पहनने का यहाँ तक कि कपड़ा भी नहीं था, यानी कि इन सभी का आविष्कार नहीं हुआ था। यानी कि हमारा नाखून उस समय सब कुछ था, यानी कि नाखून से ही हम लोग शिकार करते थे, अपना जो भी वर्क करना था, काम करना था, नाखून की ही मदद से हम लोग किया करते थे। तो इसलिए हम नाखून को क्या बोलेंगे? प्राचीनतम हथियार है, यानी कि ये प्राचीन समय में यही हम लोगों का हथियार था। लेकिन आज के ज़माने में देखो बहुत सारी चीज़ों का हमने आविष्कार कर लिया, कुल्हाड़ी, वस्त्र, शस्त्र, हर चीज़ का हम लोगों ने आविष्कार कर लिया। अब जो नाखून है उसको हम काट रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जो चीज़ हमें पहले जीवन जीने के लिए काम आती थी, उसी चीज़ को आज हम लोग मिटाना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस थाली में आप खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। एक तरफ से देखो ना, जो नाखून आपको जीवन में जीने के लिए कुछ काम करता था, अब आज उसी नाखून को आप लोग काटना पसंद करते हो। देख लिए, आप खुद देखने का प्रयास करिए। ठीक है,
चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर देना, और ऐसे ही दोस्तों वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। भगवान से दुआ करूँगा कि आपका एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा नंबर आए, और एक बार कमेंट करके भी बता देना कि आप कितना नंबर की चाहत में है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि। क्या होगा? देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर ए होगा देवनागरी लिपि, ठीक है। जबकि 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है? महमूद गजनवी द्वारा जो चलाया गया सिक्का था ना, वो मतलब कि ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया था, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। लेकिन उत्तर भारत की नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? तो देवनागरी इसका आंसर ए होगा, और इसका आंसर भी ए होगा, लेकिन ब्राह्मी लिपि होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो ये तो सबको पता है कि बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। ये मत टिक लगा देना कि बहादुर पटना से भाग कर आया था, नहीं, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो जब बहादुर के घर यानी कि बहादुर यानी कि लेखक के यहाँ कुछ उनके रिश्तेदार आए थे, तो उनके कुछ 11 रुपये खो गए थे, जिसका एग्ज़ाम मतलब इल्ज़ाम बहादुर के ऊपर दिया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे कितने रुपये खो गए थे? तो आप लोग बताएं 11 रुपये, यानी कि 11, ठीक है, 10 और 1 11 रुपये खो गए थे। तो रिश्तेदार के पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11। 11 ही टिक लगाना, 15 16 20 25 टिक मत लगाना ना, गलती हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। आंसर आपको यहाँ पर सी नंबर में मिल जाएगा। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य अधम होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? तो आपको मैं बता दूं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म तो 1938 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो इसलिए इनको बोलते हैं कि उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, तो वो लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया है। और जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था, और 27 साल के उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। तो यहाँ पर अगर 27 ऐड कर देंगे तो 5 और 6, 8 7 15 और 5 और 3 2 5 1 6, और 1965 ईस्वी में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। अगर सन पूछेगा तो 1965 बताना। अगर ऐसे में 27 वर्ष की उम्र में मिला था तो 27 वर्ष दिया ही है। और मृत्यु कब हुआ था? 54 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पर अगर आप 54 ऐड कर देंगे तो समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर 54 ऐड कर दीजिएगा तो 2 यानी कि 1992 में इनका मृत्यु हो गई थी। तो अगर सन के हिसाब से पूछे सन के हिसाब से बताना, और वर्ष के हिसाब से पूछे तो ऐसे वर्ष पर आप लोग टिक लगा देना। चलिए ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 15 नंबर। तो यहाँ पर आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी थी? आप लोग एक ही बात याद रखना, 35 कविताएं लिखी थी। कितनी? तो 35, 35, 3 and 5 यानी कि 35। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, मछली किस प्रकार की कहानी है? ये जो आपका मछली पार्ट है वो तो ऑलरेडी कहानी है, लेकिन किस प्रकार की कहानी है? कहानियों में कहानी किस प्रकार की है? तो 16 का आंसर होगा आपका क्या होगा? सिंपल सामाजिक कहानी है। क्या है? तो एक सामाजिक कहानी है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का क्या नाम था? तो आप लोग समझ सकते हो कि बिस्मिल्लाह खां जी के मामा का नाम था सादिक हुसैन। क्या नाम था? सादिक हुसैन नाम था। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिस्मिल्लाह खां के मामा जी का नाम था सादिक हुसैन। और 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? ना ही एकता का, ना ही विविधता का, ना ही मानवता का, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। आंसर होगा आपका डी नंबर। ये देखिए डी नंबर वाला, ठीक है, गौर से देखिए, डी नंबर वाला आंसर ध्यान से देख लीजिए। याद नहीं हो रहा तो कम से कम नज़र पर तो बैठ जाएगा आपको ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है?
तो गुरु नानक जी कहते हैं जो व्यक्ति राम नाम के नाम नहीं लेता है तो उसका जीवन ही व्यर्थ जाता है, यानी कि राम नाम के बिना। ठीक है, यानी कि अगर आपका जन्म हुआ है और आप राम नाम का जप नहीं करते हैं, राम नाम का नाम नहीं लेते हैं, जैसे कि सुबह उठते उठते नहीं बोलते हैं राम 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 जय श्री राम, ऐसे बोलते हैं ना, तो उनका यही कहना है कि जो व्यक्ति का जन्म हुआ है वो राम नाम का जप नहीं करता तो उनका जन्म व्यर्थ है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? तो हम बताएंगे गुरु नानक की जो भक्ति धारा कवि वो निर्गुण भक्ति धारा का कवि है, लेकिन कई लोग बता देते हैं सिख सगुण भक्ति धारा, नहीं, निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि, आप लोग इसी पर टिक लगाना। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो यहाँ पर प्रेम फुलवारी ये रसखान की है, प्रेम वाटिका भी रसखान की है, सुजान रसखान ये तो 100% है, नाम से ही प्रसिद्ध हो गया है। और ये जो अष्टयाम है ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है। ठीक है, कौन सी कृति रसखान जी की नहीं है? तो अष्टयाम मतलब कि रसखान जी की कृति नहीं है। बाकी 22 नंबर देखिए, घनानंद किस काल के कवि है? तो घनानंद किस काल कवि है? भक्ति रीति आधुनिक या फिर वीरगाथा काल? नहीं, वीरगाथा काल नहीं होगा। 22 का आंसर क्या होगा? हाँ वेरी गुड, 22 का आंसर रीति काल के कवि है। क्या होगा? रीति काल के कवि है। चलिए वेरी गुड। अब देखिए 23 नंबर, अति सुधो स्नेह को मारक शीर्षक सभ्या किसकी रचना है? गजब का क्वेश्चन पूछा है। अति सुधो स्नेह को मारक शीर्षक सभ्या किसकी रचना है? तो यहाँ पर तो गुरु नानक जी नहीं होंगे, इसमें गुरु नानक जी का चर्चा नहीं किया गया है, न ही प्रेमधन की चर्चा किया गया। तो आंसर क्या होगा? आंसर तो होगा आपका घनानंद जी, क्योंकि ए बी तो होगा नहीं, तो बच्चा क्या घनानंद, तो घनानंद जी होंगे। रसखान तो ऐसा ही भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर हो गया। अब देखिए 24 नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमधन किस युग के कवि है? ये जो प्रेमधन है वो किस युग के कवि है? व्रतेंदु युग, प्रेमचंद युग या फिर द्विवेदी युग या फिर आधुनिक युग? तो यहाँ पर आपको मिल ही गया है ऑप्शन नंबर ए आंसर, भरतेंदु युग के। ठीक है, किस युग के? तो भरतेंदु युग के कवि है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? ये जो सुमित्रा पंत जी हैं उसकी जो भारत माता की निवासनी है वो कहाँ की है? तो ग्राम्या, कभी कभी ग्राम्या भी दे देता है, ग्राम्या, और कभी कभी गांव भी दे देता है। तो ग्राम्या नहीं दिया, गांव दिया, तो गांव पर टिक लाएंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है, ग्राम्या इनकी गांव। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। आंसर हो जाएगा ए नंबर गांव। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? देखिए दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? बहुत लोग बता देते हैं प्रकृति और सौंदर्य, लेकिन ओज एवं राष्ट्रीय चेतना होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में देखने को मिलेगा। ओज एवं राष्ट्रीय चेतना ये दिनकर के काव्य का मूल स्वर होता है। क्या होता है? मूल स्वर होता है यही। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो 27 का आंसर होगा बी नंबर, मिलन यामिनी। मिलन यामिनी अज्ञेय जी की कृति नहीं है। बाकी बाबर अहेरी, आंगन के पार द्वार, नदी के द्वीप ये सभी इनकी कृति है, लेकिन मिलन यामिनी इनकी कृति नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शेखर एक जीवनी के किस विद्या की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास है। यह क्या है? यह एक प्रकार का उपन्यास है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण कैसे कवि है? कुंवर नारायण संवेदनशील कवि है। कैसे कवि है? संवेदनशील कवि है। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी दुनिया में किसकी कृति है? इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल का नाम सुने हैं ना, आपके हिंदी पाठ के ही हैं। ठीक है, हिंदी पाठ के चैप्टर का लेखक है। ठीक है, वीरेन डंगवाल, यानी कि इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो वीरेन डंगवाल जी की। अब देखिए, चौखट में बेटे को क्या नहीं आंटता? चौखट में बेटे को क्या नहीं आंटता? क। ठीक है, जिससे हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं वही। आप अपने जीवन में पढ़ाई की शुरुआत किससे शुरू किए हैं? आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि मैं डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। आप भी बचपन में पहले क से स्टार्ट किए होंगे पढ़ाई। क को बनाने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई होगी, लेकिन अब तो क आप आसानी से बना देंगे क्योंकि आप सीख गए हैं। लेकिन जब तक आप नहीं सीखे तब तक आप क के लिए स्कूल में मार भी खा चुके होंगे। ठीक है, क बनाने के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? तो यहाँ पर आप 32 का आंसर टिक लगाएंगे। डी नंबर पर बंगाल की प्रति। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है जीवनानंद दास, जो बंगाल की प्रति लौट कर आने की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि आंसर क्या होगा? डी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? और अभी देखिए आ ही गया ना कि जीवनानंद किस भाषा के कवि है, तो सब कुछ जब उनका बंगाल है तो बंगला काहे नहीं होगा? जब उनका सब कुछ बंगाल ही है तो बंगाल यानी कि बंगला पट्टी लगाओ ना, गलती नहीं होगा तो नहीं होगा। आंसर क्या होगा? बी नंबर। रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है? तो रेनर मारिया रिल्के जी ये तो जर्मनी के रहने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि इनकी काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, गीतात्मक। हम लोग तो आंसर ठीक लगाना है तो आंसर होगा ए नंबर, गीतात्मक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? उर्वशी, नीलकुसुम या फिर परशुराम की प्रतीक्षा या फिर रसिमर्थी? तो हमको जहाँ तक लगता है इसका आंसर होगा हाँ उर्वशी। हाँ वेरी गुड, दिया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है उर्वशी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो उर्वशी। आंसर होगा आपका ए नंबर। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में धुई मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देखिए अच्छे से देखिए ये क्वेश्चन, आप आंसर बता सकते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता में धुई मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अपनी बेटी के लिए, पड़ोसी की बच्ची के लिए, समाज के किसी बच्चे के लिए, फिर जनता के लिए? तो कोई भी बता सकता है, इसका आंसर होगा डी नंबर, जनता के लिए। कोई भी बता सकता है, हर स्टूडेंट बता सकता है कि धुई मुही शब्द का प्रयोग हम लोग जनता के लिए किए हैं इस जनतंत्र का पाठ शीर्षक कविता में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि मंगमा क्या काम करती थी? मंगमा, देखिए मंगमा का काम था कि गांव में घूमकर डेली दही बेचना। तो मंगमा दही बेचती थी और बारी से सबसे पैसा लेती थी। तो ये आपका हिंदी वर्णिका का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है जिसके लेखक श्रीनिवास, पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, मंगमा थी तो मंगमा एक अंधविश्वासी, आस्तिक, डायन या फिर नास्तिक? तो आप लोग क्या बता सकते हो? मंगमा तो डायन हो नहीं सकती थी और ना ही आस्तिक ना ही नास्तिक। मंगमा एक अंधविश्वासी थी। क्या थी? अंधविश्वासी, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन हिंदी वर्णिका का ही है। सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है? सातकोड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है? तो उड़िया भाषा के हैं। सातकोड़ी होता उड़िया भाषा के साहित्यकार है। जबकि 40 नंबर क्वेश्चन है, ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? देखिए ज्योतिषी ने मंगू के बारे में यही कहा था कि आने वाले अगहन के महीने में मंगू अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मंगू जन्म से ही पागल गूंगी थी, लेकिन उसके मतलब कि पड़ोस के एक मतलब कि कुसुम नाम की लड़की थी जो इसी मतलब बीमारी से झेल रही थी, लेकिन वो अस्पताल में गई थी तो अस्पताल से ठीक होकर वापस लौटी। जब वापस लौटी तो यही बात मतलब कि बोली कि अगर मंगू को अस्पताल में ले जाया जाए तो मंगू अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि मंगू को अस्पताल में उसकी माँ भर्ती कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर मंगू को अस्पताल में भर्ती किया जाए तो पता नहीं कैसे मंगू को वहाँ पर मतलब कि रखा जाएगा, ख्याल कैसे रखा जाएगा। ऐसे में तो मंगू के ख्याल यहाँ पर तो अच्छी हो रही थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले दिन पपत्ती को क्या था? देखिए पहले दिन पपत्ती को बहुत तेज बुखार हुआ था। क्या हुआ था? बुखार हुआ था। सिर दर्द, जुखाम ये सब नहीं, डायरेक्ट बुखार। क्या टिक लगाना? आप लोग डायरेक्ट बुखार पर टिक लगा देना, तभी सही होगा, नहीं तो गलती हो जाए। नहीं तो क्या करेंगे, पहले दिन पपत्ती को क्या हुआ था आप अपने में सोचने लगेंगे कि पहले दर्द होता है, फिर खांसी वगैरह होता है, फिर बुखार होता है, ऐसा लगेंगे सोचने और टिक लगा देंगे किसी और पर, तो गलती हो जाएगा। आप डायरेक्ट टिक लगाइए पहले दिन पपत्ती को बुखार हुआ था। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी की गायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ की गायिका है सीता, और धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है सामर्थ्य। या आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए व्याकरण का कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन है
कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। हिमालय जैसे कि आपको पता ना, संज्ञा इंग्लिश में आप लोग नाउन पढ़े होंगे, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को पता होगा। जैसे कि ये आपका संज्ञा हो गया, तो संज्ञा में क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक, ये सब क्या है आपके संज्ञा यानी कि नाउन है। तो 43 का आंसर तो हम सबसे पहले देंगे आंसर बी व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसमें खास व्यक्ति का बोध हो। जैसे हिमालय में खास व्यक्ति का बोध हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और 44 नंबर क्वेश्चन है, मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम यहाँ पर पूछा है ऑलरेडी, मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ यानी कि लड़का के बारे में कह रहा है। अगर आपसे पूछूं कि अगर कोई लड़की कहती है कि मैं रामायण पढ़ती हूँ, पढ़ती तो ती का प्रयोग कर देगा, तो पढ़ती हूँ तो आप खुद पहचान जाएंगे कि वो लड़की है। लेकिन यहाँ पर मैं रामायण पढ़ता हूँ ता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि मैं लड़का हूँ, तो पुरुषवाचक पर आप टिक लगा देंगे, गलती नहीं होगा। होगा कि नहीं गलती, नहीं ना होगा गलती, पुरुषवाचक। और आप समझ भी सकते हैं कि हाँ रियली में पुरुषवाचक होगा। और स्वर्ग का विशेषण आपको बताना है। 45 नंबर का आंसर, स्वर्ग का विशेषण क्या होगा। देखिए स्वर्ग का विशेषण स्वर्गीय हो जाएगा, ये तो आसान है, आप फटाक से बना सकते हैं। और ये जो इस मतलब कि चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों का चिन्ह है। राम ने रावण को मारा, तो सबसे पहले यहाँ पर एक ने आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए राम ने, तो एक ने आएगा और एक को आएगा। तो कर्ता ने कर्म को करण से, अपदान से, ये सब आप लोग याद किए ना, 8 प्रकार के कर्ता होते हैं, सबको याद किए होंगे। तो कर्ता ने ये आपका ये ने वाला हो जाएगा, और कर्ता ने कर्म को, तो को हो जाएगा यानी कि कर्ता और कर्म। यही आपका ए नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है, कर्ता ने कर्म को, तो यही तो हो जाएगा आपका 2 कारक। तो आंसर तो आपका सही हो जाएगा, ए नंबर होगा कि नहीं। तो ईमानदारी से बताइए कि आप लोग इस बार बोर्ड परीक्षा में कितना नंबर लाना चाहते हो, सबको ही बताइएगा। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग एकदम रट जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछने वाला है। इस बार एग्जाम में, इस बार का 10th के एग्जाम में ना यहीं से प्रश्न पूछने वाला है, तो इसलिए आप एक एक प्रश्नों को एकदम रट जाइएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि डेली क्लास आपको मिल सके यहाँ से, ठीक है।